सभी भाइयों को नमस्कार। जीएसटी रिजिम में पहली बार इंस्पेक्शन सर्च सीजर के संबंध में एक नया विषय सामने आया। वह विषय है पनिशमेंट एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के संबंध में। अभी तक पनिशमेंट एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का कोई प्रावधान सेल्स टैक्स रिजिम या वैट रिजिम में नहीं थे। अब जीएसटी लागू होने के बाद इंस्पेक्शन सर्च सीजर के संबंध में इस विषय पर भी संक्षेप में विचार करना आवश्यक है। पनिशमेंट एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के संबंध में मेरे द्वारा कुछ विचार प्रकट किए गए हैं। मुझे आशा है कि आपको मेरे विचार पसंद आएंगे। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि यदि मेरे विचारों में कोई गलती प्रकट हो या आपका कोई सुझाव हो तो उस सुझाव या गलती से मुझे 9012631620 या 9837652179 पर अवश्य अवगत कराएं तथा इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तथा इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों आदि में शेयर भी कर दें ताकि मुझे और अधिक प्रोत्साहन मिलता रहे। मेरे द्वारा ब्लॉग का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो का टेक्स्ट वर्जन देखने के लिए कृपया इस ब्लॉग के लिंक का अवलोकन करने का कष्ट करें। अब हम इंस्पेक्शन सर्च सीजर के संबंध में वीडियो पार्ट 3 अर्थात पनिशमेंट एंड कंपाउंडिंग ऑफेंस पर विचार करेंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि ऑफेंस किसे कहते हैं। डिक्शनरी मीनिंग के अनुसार ऑफेंस शब्द का अर्थ होता है कि एक आपराधिक आरोप के संबंध में किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए मुकदमा दायर करना तथा प्रोसिक्यूशन का अर्थ एक आपराधिक आरोप के संबंध में किसी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के संचालन को प्रोसिक्यूशन कहते हैं। सीजीएसटी या एसजीएसटी एक्ट की धारा 132 में कुछ अपराधों के संबंध में सजा निर्धारित की गई है। सेक्शन 132 का सबसेक्शन 1 यह कहता है कि जब कभी भी नीचे वर्णित किसी भी अपराध को किया जाता है तो वह सजा का पात्र होगा। ए, किसी भी गुड्स या सर्विस को बिना इनवॉइस जारी किए इस एक्ट या रूल्स के प्रावधानों के विरुद्ध तथा टैक्स की चोरी के उद्देश्य से सप्लाई करना। बी, किसी भी गुड्स या सर्विस को इस एक्ट या रूल्स के प्रावधानों के विरुद्ध गलत तरीके से लाभ उठाने या इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग करने या टैक्स वापसी के लिए बनाए गए नियमों के अंतर्गत कोई भी इनवॉइस या चालान जारी करना। सी, क्लॉज बी में निर्दिष्ट किसी ऐसे चालान या इनवॉइस का उपयोग करके आईटीसी प्राप्त करना। सी, किसी भी राशि को टैक्स के रूप में एकत्र करना तथा ऐसे टैक्स का भुगतान सरकार को जिस तिथि तक करना है उस तिथि से 3 महीने की अवधि से अधिक समय तक भुगतान करने में विफल रहना। ई, टैक्स के दायित्व को छुपाता है या धोखे से आईटीसी प्राप्त करता है या धोखाधड़ी से रिफंड प्राप्त करता है तथा जहां तक इस तरह के अपराधों को क्लॉज ए से क्लॉज डी तक कवर नहीं किया गया है। एफ, इस अधिनियम के अंतर्गत टैक्स के पेमेंट से बचने के इरादे से फर्जी दस्तावेजों या खातों का फर्जीवाड़ा या फर्जी खातों या दस्तावेजों को प्रोड्यूस करता है या कोई गलत जानकारी देता है। जी, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराधी को अपनी ऑफिशियल कार्रवाई करने में प्रिवेंट करता है या ऑब्स्ट्रक्ट करता है। एच, किसी भी तरीके से किसी वस्तु को ट्रांसपोर्ट करने या हटाने या जमा करने या सप्लाई करने या खरीदने या अपने कब्जे में लेने हेतु स्वयं को संबंध रखता है जिसके बारे में वह जानता है कि ये वस्तु इस एक्ट या रूल्स के अंतर्गत कन्फिस्केट होने योग्य हैं। आई, किसी भी तरह से किसी वस्तु को रिसीव करने या सप्लाई करने या सर्विसों की सप्लाई से किसी भी तरीके से अपने आप को इस प्रकार संबद्ध रखता है
जिसके बारे में वह जानता है कि ये इस एक्ट या रूल्स के अंतर्गत कन्फिस्केट होने योग्य हैं। किसी भी मूल्यवान साक्ष्य, मटेरियल एविडेंस या दस्तावेज में छेड़छाड़ करता है या उसे नष्ट करता है कि इस एक्ट या उसके रूल्स के अंतर्गत जो सूचना दी जानी जरूरी है, ऐसी जानकारी देने में विफल रहता है या झूठी सूचना देता है। तथा लास्ट क्लॉज आई इस धारा के क्लॉज ए से के तक उल्लिखित अपराधों में से किसी भी अपराध को करने का प्रयास करता है या उसके लिए उकसाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि उपरोक्त अपराधों को करने में कितनी सजा मिली होगी। कोई व्यक्ति जो उपरोक्त अपराधों में से कोई एक अपराध करता है तो वह सजा बेलेबल होगी या नॉन बेलेबल होगी तथा सजा की मात्रा कितनी होगी, इस पर भी विचार करना आवश्यक है। नंबर 1, यदि मामला टैक्स की धनराशि 100 से 200 लाख तक का है तब यह मामला बेलेबल ऑफेंस होगा तथा अधिक से अधिक 1 वर्ष तक की जेल का प्रावधान है। नंबर 2, यदि टैक्स की धनराशि 200 से 500 लाख तक का मामला है तो यह भी एक बेलेबल ऑफेंस होगा तथा अधिक से अधिक 3 वर्ष तक का जेल का प्रावधान है। नंबर 3, यदि मामला टैक्स की धनराशि 500 लाख से अधिक का है तो यह भी एक बेलेबल ऑफेंस होगा तथा अधिक से अधिक 5 वर्ष तक जेल का प्रावधान है। परंतु सबसेक्शन 5 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित अपराध करता है तथा मामले में इन्वॉल्व धनराशि 500 लाख से अधिक है तो वह एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। सबसेक्शन 5 के अनुसार अपराध निम्न प्रकार से हैं। क्लॉज ए, टैक्स से बचने के लिए टैक्स इनवॉइस के बिना किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई करना। क्लॉज बी, किसी भी गुड्स या सर्विस की सप्लाई किए बिना कोई इनवॉइस जारी करना जिसे इनवॉइस का प्रयोग करके गलत तरीके से आईटीसी का लाभ लिया जाता है या उपयोग किया जाता है या आईटीसी वापसी होती है। क्लॉज सी, क्लॉज बी के अंतर्गत जारी इनवॉइस का उपयोग करके आईटीसी प्राप्त करता है। क्लॉज डी, कोई भी जीएसटी की धनराशि कलेक्ट करता है लेकिन 3 महीने के अंदर उसे सरकार को प्रस्तुत नहीं करता है। उपरोक्त के अतिरिक्त यदि क्लॉज एफ, क्लॉज जी तथा क्लॉज जे में दर्शाए गए अपराध करता है या इन्हें करने के लिए उकसाता है तो उसे 6 महीने का कारावास या जुर्माने के साथ साथ कारावास दोनों की सजा दी जा सकती है। नंबर 2, जहां किसी व्यक्ति को इस धारा के अंतर्गत पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है तथा उसे फिर से इसी धारा के अंतर्गत दोबारा दोषी ठहराया जाता है तो वह व्यक्ति उस दूसरे या हर बाद के अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जो कि 5 वर्ष तक का कारावास तथा जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अब यह देखना आवश्यक है कि सेक्शन 132 के सबसेक्शन 4 या सबसेक्शन 5 के अंतर्गत किन अपराधों को बेलेबल या नॉन बेलेबल कहा गया है। सेक्शन 132 के सबसेक्शन 4 में कहा गया है कि यदि टैक्स की चोरी से संबंधित अपराध क्लॉज ए, क्लॉज सी तथा क्लॉज डी के अंतर्गत आते हैं तथा मामले में 500 लाख से अधिक की धनराशि इन्वॉल्व है तब अपराध कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल होगा। अब यहाँ कल्पेबल मेंटल स्टेट के संबंध में भी विचार करना आवश्यक है। इस एक्ट के अधीन किसी अपराध के प्रोसिक्यूशन के लिए अभियुक्त की दूषित मानसिकता की आवश्यकता है। वहां अदालत यह मानेगी कि अभियुक्त की ऐसी मानसिकता थी, लेकिन इस प्रकार के मामले में अभियुक्त के लिए इस तथ्य को साबित करना एक बचाव होगा कि उसकी कल्पेबल मेंटल स्टेट नहीं थी। इस सेक्शन में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कल्पेबल मेंटल स्टेट में एक उद्देश्य या एक तथ्य का ज्ञान या विश्वास होना शामिल है। अब हम कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर जीएसटी एक्ट के संबंध में भी विचार करेंगे।
कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अपराधों से बचने का एक शॉर्टकट तरीका है, क्योंकि एक अपराध के लिए आपराधिक अदालत में मुकदमा चलाने के लिए अभियुक्त को एक वकील के माध्यम से हर सुनवाई पर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होना पड़ता है। इस कार्यवाही में काफी समय लगता है तथा पैसा भी खर्च होता है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के मामले में अपराधी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती है। अपराधी को केवल कंपाउंडिंग फीस जमा करने पर ही अपराध से छुट्टी मिल जाती है। सेक्शन 138 के सबसेक्शन 1 के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी अपराध निर्धारित तरीके से कंपाउंड फीस जमा करने पर कमिश्नर द्वारा कंपाउंड किया जा सकता है। अपराधी द्वारा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अकाउंट में केवल कंपाउंड फीस जमा करानी होगी। सभी प्रकार के टैक्स, इंटरेस्ट तथा पेनल्टी एज में बी एप्लीकेबल का भुगतान करने पर ही कंपाउंडिंग की अनुमति दी जाएगी। कंपाउंडिंग एप्लीकेशन जमा करने का तरीका एवं कंपाउंड फीस को जमा करने का तरीका रूल 162 में दिया गया है। सेक्शन 138 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत अपराधों के कंपाउंडिंग के लिए कंपाउंडिंग फीस को रूल्स के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। कंपाउंडिंग फीस का मिनिमम अमाउंट 10,000 रुपये या मामले में इन्वॉल्व टैक्स अमाउंट का 50% जो भी अधिक हो तथा मैक्सिमम अमाउंट 30,000 रुपये या मामले में इन्वॉल्व टैक्स अमाउंट का 150% जो भी कम हो निर्धारित की जाएगी। दूसरे शब्दों में हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अपराधों के कंपाउंडिंग के लिए मिनिमम धनराशि 10,000 रुपये या उस मामले में इन्वॉल्व टैक्स अमाउंट का 50% जो भी अधिक हो तथा अपराधों के कंपाउंडिंग के लिए मैक्सिमम धनराशि 30,000 रुपये या मामले में इन्वॉल्व टैक्स अमाउंट का 150% जो भी कम हो। सेक्शन 138 का सबसेक्शन 3 यह कहता है कि सभी टैक्स, ब्याज तथा देय जुर्माने की धनराशि जमा करने पर ही कमिश्नर द्वारा कंपाउंडिंग की अनुमति दी जाएगी। कंपाउंडिंग फीस जमा करने पर आरोपित व्यक्ति के खिलाफ उसी अपराध के लिए अन्य कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। यदि पहले से ही कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई है तो उसे समाप्त कर दी जाएगी। कुछ इस प्रकार के भी अपराध हैं जिस पे कंपाउंडिंग की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होगी। जैसे कोई व्यक्ति पहले से ही प्रोसिक्यूशन के लिए वर्णित अपराधों में से कोई अपराध कर चुका है, अर्थात कंपाउंडिंग के लिए दूसरी बार किए गए अपराध के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। या एक व्यक्ति जिसने जीएसटी एक्ट के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए से अधिक की आपूर्ति करने का कोई अपराध किया है और उसे पहले ही कंपाउंडिंग की अनुमति दी जा चुकी है, अर्थात कोई व्यक्ति पहले 1 करोड़ रुपए से अधिक के सामान या सेवाओं के लिए कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले चुका है, उसे दूसरी बार कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। या इस एक्ट के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिसे अदालत द्वारा दोषी ठहराया जा चुका है या कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही के दौरान गलत सूचना देता है या किसी अधिकारी को अपने कर्तव्यों से रोकता है या सबूत नष्ट करता है। रूल 162 में कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का प्रोसीजर दिया गया है, जिसके अनुसार एक एप्लीकेंट द्वारा जीएसटी एक्ट की धारा 138 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत फॉर्म जीएसटी सीपीडी 01 के अंतर्गत दे सकता है। नंबर 2, प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर कमिश्नर द्वारा संबंधित अधिकारी से प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत विवरण के संबंध में रिपोर्ट मांगी जाएगी। नंबर 3, कमिश्नर द्वारा प्रार्थना पत्र में दिए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक द्वारा उसके समक्ष कार्यवाही में पूरा सहयोग दिया गया है तथा प्रार्थना पत्र में तथ्यों का पूर्ण एवं सच खुलासा किया गया है, तब फॉर्म जीएसटी सीपीडी 02 में आदेश द्वारा कंपाउंडिंग की धनराशि दर्शाते हुए कमिश्नर द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लेगा।
तथा प्रोसिक्यूशन से उसे मुक्ति प्रदान कर देगा, या प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 90 दिन के भीतर इस प्रकार के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर देगा। नंबर 4, सब रूल 3 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र को सुनवाई का अवसर दिए बिना तथा प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का कारण रिकॉर्ड किए बिना प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। नंबर 5, प्रार्थना पत्र को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि टैक्स पेबल, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी का भुगतान नहीं कर दिया जाता। नंबर 6, प्रार्थनाकर्ता द्वारा सब रूल 3 के अंतर्गत आदेश प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर कमिश्नर के आदेशानुसार कंपाउंड फी जमा कराई जाएगी। नंबर 7, प्रार्थनाकर्ता द्वारा सब रूल 6 के अंतर्गत समय के भीतर यदि कंपाउंड फी जमा करने में विफल रहता है तो सब रूल 3 के अंतर्गत आदेश स्वतः समाप्त हो जाएगा। नंबर 8, किसी व्यक्ति को सब रूल 3 के अंतर्गत दी गई छूट को कमिश्नर द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि कंपाउंडिंग प्रोसीडिंग्स के दौरान किसी सामग्री को विशेष रूप से छिपाया गया है या झूठे सबूत दिए गए थे। इसके बाद ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जिस अपराध से उसे मुक्ति दी गई थी। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप द्वारा मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो इसे सब्सक्राइब करने के बाद अपने जानकारों में शेयर भी कर दें ताकि हमें और अधिक प्रोत्साहन मिलता रहे। मेरे द्वारा ब्लॉग का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो के टेक्स्ट वर्जन को देखने के लिए कृपया इस लिंक का अवलोकन करने का कष्ट करें। धन्यवाद।